नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमी के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे समोत्पाद वक्र पर। दोस्तों जानेंगे कि ये जो समोत्पाद वक्र है क्या है और साथ ही साथ इसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों पूरे एग्जाम्पल के साथ में जहां तक संभव हुआ हम इसके चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, कुछ तालिका के माध्यम से भी इसको पूरी तरह इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि ये आगे चल करके कभी आपको परेशान ना करे और इजीली आपको ये मैटर याद रहे। ठीक है ना। तो रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास कमेंट आती है कि सर इकोनॉमी ऐसे याद नहीं होता, इसको रटना ही पड़ता है ना। तो जरूरी नहीं है दोस्तों, है ना। किस जिस तरह से मान ले कभी अगर आपने देखिए 10th तक तो आप लगभग सभी ने मैथ्स पढ़ा ही होगा, है ना। तो अब मैथ्स को रट करके और उसमें सफलता पाना मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कहां तक उचित है या संभव भी नहीं लगता, है ना। रट के जिस प्रकार से हम मैथ्स में सफल नहीं हो सकते, उसी प्रकार से इकोनॉमी में भी दोस्तों अगर आप समझ लेते हैं, इकोनॉमी को अगर आप समझ कर आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता। कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ ये टर्म है। और ये टर्म भी इसलिए हमें परेशान करती है क्योंकि हम इससे कभी समझने का हमने प्रयास ही नहीं किया, इसे हमें कभी वक्त ही नहीं दिया, है ना। तो थोड़ा सा समय दीजिए, ये भी बहुत आसान लगने लगेगा। आइए दोस्तों, थर्ड यूनिट का ये हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं कवर आज, और आज ही ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फोर्थ टॉपिक पर कंप्लीट करके और फोर्थ यूनिट पर मूव भी जल्दी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना समोत्पाद वक्र। तो एक प्रश्न है, ये प्रश्न भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि समोत्पाद वक्र से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब अर्थ बताना है आपको। समोत्पाद वक्र की विशेषताओं का विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। तो यहां पर समोत्पाद वक्र का अर्थ और विशेषताएं आप लोगों से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, समोत्पाद वक्र क्या है। समोत्पाद वक्र मानचित्र को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन तो एकदम सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक चेंजेस है, वो जरा आप लोग देख लीजिए। इसमें चेंजेस ये है दोस्तों, थोड़ा सावधानी आपको कहाँ रखनी है। जो ऑब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको विशेष रूप से याद रखना है कि समोत्पाद एक समोत्पाद वक्र और समोत्पाद मानचित्र होता है। जहां पर मानचित्र की बात हो चुकी है तो इसका अर्थ बदल जाता है। समोत्पाद वक्र अलग होता है और समोत्पाद मानचित्र अलग होता है, याद रखिएगा, है ना। और इसको मैं अंदर आपको समझाने वाला हूं। बारीक सा डिफरेंस है दोस्तों, कभी कभी हम गलती कर दे, समोत्पाद वक्र या समोत्पाद मानचित्र की बात कर दी उसने एग्जाम में और आप समोत्पाद वक्र रखकर आ गए, तो दोस्तों आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा डिफरेंस है, सेशन में अभी हम अंदर बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को दोस्तों। शुरू करते हैं समोत्पाद वक्र का। सबसे पहले हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। समोत्पाद वक्र का अर्थ, आइए पहले तो इसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कीजिए कि समोत्पाद वक्र है क्या। उसके बाद हम इस थ्योरेटिकल पार्ट पर आएंगे कि कौन सा शब्द कहां से आया, किससे मिलकर बना। देखिए शब्द क्या बोल रहा है दोस्तों, समोत्पाद। इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद कीजिए, अलग अलग कीजिए, तो क्या निकलेगा इसमें से, सम और एक उत्पाद, है ना। मतलब दो शब्दों का संयोग है ये, सम का और उत्पाद का। अब दोनों शब्दों को सेपरेटली समझते हैं अलग अलग करके। तो सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक समान, है ना, एक समान। और उत्पाद का मतलब क्या होता है, उत्पादन। तो यहां पर इस शब्द का कहने का अर्थ क्या हो रहा है समोत्पाद का, कि एक समान उत्पादन। क्या हो रहा है, एक समान उत्पादन। तो दोस्तों जो ये समोत्पाद वक्र है, जिस कर्व की हम बात कर रहे हैं, जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है, ये कर्व का मतलब ही ये है कि विभिन्न पेयर, दो वस्तुओं के पेयर, मान लीजिए दो वस्तुओं के पेयर, है ना, दो वस्तुओं के पेयर है, लेकिन इस प्रकार से उनको इस प्रकार से वो पेयर बनाए गए हैं जो कि उनका जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका परिणाम समान रूप से निकलेगा, है ना। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो जिसे हम आसानी समझ सके। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो आप लोगों के साथ भी होता है, मान लेते हैं कि आप हॉस्टल में पढ़ते हैं, घर पर कहीं भी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपके 10 फ्रेंड्स आपसे मिलने आते हैं, है ना, घर पे आपसे मिलने आ रहे हैं। तो घर पे आते हैं वो, अब उन फ्रेंड्स में से कोई चाय पसंद करता है और कोई कॉफी पीना पसंद करता है, ठीक है ना, कोई चाय और कोई कॉफी। अब यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल भी लेके साथ में पेन के साथ लेते हैं तो समझ भी आएगा अच्छे से। 10 फ्रेंड्स आपसे मिलने आते हैं, 10 फ्रेंड्स है आपके। अब इन 10 फ्रेंड्स को, या फिर ये मान लीजिए कुछ लोग इसमें चाय पसंद करते हैं, कोई कॉफी पसंद करते हैं, है ना, ये उन लोगों ने बताया नहीं है, बस आपने गेस किया। तो
तो आपने क्या किया, कुछ अंदाजा लगाया। आपको कुल मिलाकर के 10 कप चाय और कॉफी दो में से कुछ भी तैयार करना है, 10 कप, ठीक है ना। तो अब आपने एक पेड़ बनाया कि आपने सोचा कि एक काम करते हैं, या तो 5 चाय के कप, 5 चाय और 5 कॉफी तैयार कर लेते हैं, या फिर 4 चाय और 6 कॉफी तैयार कर लेते हैं, या फिर 3 चाय और 7 कॉफी तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर 2 चाय और 8 कॉफी तैयार कर लेते हैं। एकदम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। समझ आ रहा ना। अब यहां से हो क्या रहा है, देखिए, अगर आप ये वाला पेयर भी अपनाते हैं तब भी आपके 10 कप रेडी हो जाएंगे। 10 जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप चाय या कॉफी सर्व कर पाओगे। इस वाले पेयर को अपनाते हैं तब भी आपके पास में 10 कप चाय और कॉफी है। क्लियर है। इसी प्रकार से सभी में 10-10 का पेयर बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कि चाहे आप इस पेयर को एक्सेप्ट करें, चाहे इस पेयर को, चाहे इसको, चाहे इसको, आप यहां पर अपने 10 ही फ्रेंड्स को संतुष्ट कर पाएंगे। क्लियर है। सभी को जो है एक एक कप चाय या कॉफी सर्व कर पाएंगे। इतना समझ आया ना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन चार पेयर में से कौन सा पेयर अपनाते हो। समझ आ रहा ना। अगर मान लेते हैं, अब इसी में दोस्तों, अब देखिए यहां पर आपके इसमें से चारों पेयर है, ये चारों पेयर एक समान संतुष्टि को दिखा रहे हैं, या फिर ऐसा बोलिए कि एक समान उत्पादन को दिखा रहे हैं, है ना। 10 कप दोनों को मिलाकर के 10 कप चाय या कॉफी का उत्पादन हो रहा है। अब अगर हम ऐसा मान लें कि जैसे हमने पहले देखा कि 5 चाय और 5 कॉफी का पेयर बनाया, अब दूसरे पेयर में अगर हम ऐसा कर दें कि चाय को स्थिर रहने दें, उधर कॉफी को हमने 1 कॉफी बढ़ा दी थी और कॉफी को बढ़ा दे, तो इससे क्या हो जाएगा, एक को तो हमने स्थिर रख दिया, उसको कम नहीं किया, और दूसरे को बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, 10 कप की जगह अभी आपके 11 कप तैयार हो चुके हैं, है ना। तो आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इसका मतलब ये समझिए कि अगर आपको 6 कप कॉफी तैयार करनी है तो जो आपके उधर 5 कप चाय थी उसको 1 कम करना पड़ेगा। और इसी चीज को आप उत्पादन में ले आइए, इसी चीज को आप उत्पादन में ले आइए। अब कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है ना, कोई उद्योग है, वो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उसे 2 वस्तुओं की विशेष आवश्यकता पड़ती है। 2 की आवश्यकता, 2 वस्तुओं का संयोग है। ये जो समोत्पाद वक्र है ना, ये 2 वस्तुओं के संयोग को दिखाता है कि कोई उत्पादक 2 वस्तुओं का संयोग करके, 2 वस्तुओं को मिला करके किसी वस्तु को बनाना चाहता है, किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता है। जैसे कि कोई 2 वस्तु उसने ली, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो 2 वस्तुओं मान लेते हैं कि एक वस्तु है x और दूसरी वस्तु है y, ठीक है ना। तो यहां पर उसका मानना यह है कि अगर ये व्यक्ति या जो उत्पादक है ये 2 वस्तुओं का प्रयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करता है। अब मान लेते हैं कि यहां पर ये व्यक्ति 5x वस्तु ले रहा है, तब इसे 4 y वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर के उसका उत्पादन A हो पाता है, उत्पादन A हो रहा है। लेकिन अब वो चाहता है कि इन इकाइयों में परिवर्तन करना, तो अब इस उत्पादक को अगर मान लेते हैं कि इस x को बढ़ाना है तो इस y को और कम करना पड़ेगा, या फिर अगर इस x को कम करना है तो y को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के उत्पादन A हो पाएगा, बराबर हो पाएगा। अन्यथा उत्पादन चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपके चाय और कॉफी के साथ हो रहा था, है ना। तो सेम कंडीशन से सिंपल से तरीके समझिए इसको, तो एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इस थ्योरेटिकल पार्ट को आप लोग पढ़ेंगे ना, तो अब देखना, अब आपको अब बिना समझाए समझ आने वाला है यार। देखिए इसका अच्छा उत्पादन भी समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि सम उत्पाद 2 शब्दों से मिला हुआ है, एक सम से और एक उत्पाद से। सम का अर्थ होता है एक समान, और उत्पाद का अर्थ होता है उत्पादन, इसीलिए इसको समोत्पाद या समान उत्पादन कहा गया है, ठीक है ना। तो उत्पाद जो बना है, उत्पाद का मतलब उत्पादन से होता है। और ये जो सम है, इस सम की उत्पत्ति कहां से होती है दोस्तों, सम की उत्पत्ति अंग्रेजी या कहें कि यूनानी भाषा के आइसो से होती है, आइसो से होती है उसकी उत्पत्ति, और इसी शब्द को अंग्रेजी में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्लियर है। तो एक बार पढ़ के दिखा देता हूं मैं। अंग्रेजी भाषा के आइसो शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के आइसो शब्द से हुई है, और इस आइसो का अर्थ होता है समान, ठीक है ना, मतलब इक्वल।
क्लियर है। और उत्पाद का मतलब जानते हैं उत्पादन से होता है, तो समोत्पाद वक्र सम और उत्पाद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है समान उत्पादन। समान उत्पादन याद रखिएगा, 5 कॉफी कप 5 कॉफी चाय, 5 कप कॉफी और 5 कप चाय। क्लियर है। तो समान उत्पादक वक्र जो है उत्पादन के दो साधनों के उन संयोगों को बताता है, दो साधनों के, चाय और कॉफी, याद रखिएगा एक्स और वाई, दो साधनों के संयोगों को बताता है जिनसे एक समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है, एक समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। क्लियर है ना यहां तक का। तो जिस प्रकार अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब मैं तो ये मानकर चल रहा हूं कि आप मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमी के सभी लेक्चर आपने लिए हैं, तो इससे पहले कुछ लेक्चरों में हमने बात की थी उदासीनता वक्र की भी, है ना, तटस्थता वक्र वाला टॉपिक मैंने लिया था। तो उसमें कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ बना हुआ था, इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, वो यहां पर देखा था कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ था, है ना, और यहां से चला था तटस्थता वक्र, ये तटस्थता वक्र था। ठीक है। अब यहां पर एक इकाई थी x, यहां थी मान लो y इकाई। अब क्या होता है कि यहां पर अगर इस वस्तु की इकाई में अगर परिवर्तन करना, कम करना है, जैसे मान लेते हैं यहां पर था 5, यहां पर था 4, यहां था 3, 2, 1, इस प्रकार से आ रहा था। तो अगर इसको कम करना है तो देखिए यहां पर इसको बढ़ाना पड़ रहा था, 1, 2, 3। तो देखिए यहां पर एक इकाई का इस्तेमाल हो रहा था, तो यहां पर 5 इकाई हमें x की लेनी पड़ रही थी। यहां पर y की 2 इकाई लेनी, y इकाई को हमने बढ़ाया, तो यहां पर देखिए x की अपने आप कम हो गई थी। तो यहां पर जो ये बिंदु थे, ये तटस्थ वक्र के जो बिंदु थे, ये प्रत्येक बिंदु क्या दिखा रहा था, समान संतुष्टि दिखा रहा था उपभोक्ता की, समान संतुष्टि। तो यही ग्राफ आप समोत्पाद वक्र में भी लगा सकते हैं। या एक तरफ आप जो है यहां पर आप रखेंगे आपकी एक वस्तु, चाय को रख दीजिए, और एक तरफ कॉफी को रख दीजिए। 10 कप तैयार करना है तो एक को कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ा सकते हैं, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहले को कम करना होगा, समान स्थिति है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहां कहा गया है कि देखिए जिस प्रकार उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु, ये वाले बिंदु उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान कर रहे थे, उसी प्रकार से समोत्पाद वक्र या समान उत्पादन वक्र का भी प्रत्येक बिंदु समान उत्पादन को प्रदर्शित करता है। समान उत्पादन को प्रदर्शित करता है, कैसे करता है मैं आगे और डिटेल में बताने वाला हूं। कंफ्यूजन आपकी पूरी गायब कर दूंगा, डोंट वरी, बस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बस शांति से देखते रहे, है ना। तो जल्दी का मत बोले यहाँ कि सेशन थोड़ा सा सर स्पीड से निपटाएं या फिर कि थोड़ा छोट लें। ये टॉपिक बोलता है कि हमें कितना टाइम लेना है। अगर मेरे अनुसार मैं डिसाइड करूंगा कि कम समय में ज्यादा मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तो फिर बेईमानी सी हो जाएगी, है ना, आप लोगों के साथ में, और वो मैं करना नहीं चाहता। एक सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, चलिए। एक उत्पादक भी, या इसको और पढ़ लीजिएगा, इसको और पढ़ लीजिए। एक उत्पादक भी दो साधनों के विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग का चुनाव करते समय उदासीन हो जाता है। मतलब जब आपके सामने 4 ऑप्शन है ना, जिसमें एक ऑप्शन था चाय या कॉफी पिलाने के लिए कि 5 कप कॉफी 5 कप चाय, दूसरा ऑप्शन था 4 कप चाय और 6 कप कॉफी। इस प्रकार के 4 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिए थे, 4 ऑप्शन आपके पास में। जब आप एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं ना, तो आपको बाकी के ऑप्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं उदासीन हो जाना, अन्य ऑप्शनों के लिए उदासीन हो जाना या तटस्थ हो जाना। क्लियर है ना। तो यहां पर भी एक उत्पादक दो साधनों के जब संयोग कर लेता है, तो किसी एक संयोग का चुनाव करते समय वो बाकी सबके लिए उदासीन हो जाता है, और इसे ही समोत्पाद वक्र या समान मात्रा में उत्पादन करने वाला वक्र कहते हैं। आई होप के ये अर्थ वाला फंडा आपका क्लियर होगा, है ना। परिभाषा देख लीजिए, हम इसका और उदाहरण के माध्यम से और बेहतर समझेंगे, ठीक है ना। परिभाषा एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इनके नाम ऐसे अजीब होते हैं कि इनको याद रखना मुश्किल होता है। तो दोस्तों मैं नाम तो चेंज नहीं कर सकता, है ना, कि जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है उसको ही लाना पड़ेगा, नाम तो आपको वो याद करना ही पड़ेगा। और इतना मुश्किल भी नहीं है यार, इतना मुश्किल भी नहीं है। टॉपिक के साथ इंटरलिंकिंग कर दीजिए ना। समोत्पाद वक्र को पढ़ रहे हैं तो 2 तो याद रखना है, 2 में से एक तो एग्जाम में याद आ ही जाएगा। अरे बीरस्टीड है और कोहन है, बीरस्टीड और कोहन है, कैसे भी स्टोरी बना करके डाल दीजिए ना इसमें समोत्पाद वक्र। अरे आप देखिए, कोई भी अपनी अपनी स्टाइल होती है पढ़ने की। आप लोग सबसे बेहतर तरीका क्या पता है, किसी जब कोई चीज याद ना हो, परेशान करे, तो उसको याद करने का बेहतर तरीका पता क्या है, स्टोरी बनाइए, उस स्टोरी का पात्र बना दीजिए और अहम पात्र बना दीजिए, और ऐसा पात्र बनाइए कि जैसे ही वो शब्द सामने आए ना, उससे रिलेटेड वो अपने आप फट से वीरस्टीड और कोहन याद आना चाहिए। स्टोरी क्रिएट करना सीखे,
वो जब एज ए स्टोरी आप लोग इन चीजों को समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे ना, तो ये इज एजुकेशन अरे हलवा है यार, बहुत इजी हो जाता है फिर, है ना। लोड लेकर कभी नहीं पढ़ना। बीयर स्ट्रीट ने क्या कहा है कि समान उत्पादन वक्र दो साधनों के विभिन्न संभावित संयोगों को बताता है। सिंपल शब्दों का है कि जो समान उत्पादन वक्र है ये क्या बताता है, दो साधनों के संयोग को बताता है जो समान उत्पादन करते हैं, जो समान मात्रा में उत्पादन प्रदान करते हैं। क्लियर है। और कोहन ने जो समोत्पाद वक्र है इसको जो है स्थिर उत्पाद वक्र का नाम दिया है। स्थिर उत्पाद वक्र का नाम देते हुए उन्होंने इसको परिभाषित किया है, कहा है कि एक समान उत्पादन वक्र वह वक्र होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर स्थिर रहती है, अधिकतम प्राप्ति दर स्थिर रहती है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस तालिका के माध्यम समझेंगे और एक चित्र, ठीक है, मैं इसमें ज्यादा इतनी कंपल्सरी आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसमें कोट नहीं किया चित्र को, लेकिन मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा किस प्रकार से आपको बनाना चाहिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। आइए पहले उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। उदाहरण के माध्यम से मान लेते हैं कि 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करना है। 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करना है, याद रखिएगा कितना, 100 क्विंटल गेहूं मतलब 100 केजी गेहूं का उत्पादन करना है। अब इसके लिए क्या लगेगा, तो इसके लिए मजदूरी मतलब श्रम भी लगेगा और साथ में पूंजी भी लगेगी, दोनों चीजों की आवश्यकता होगी। क्लियर है इतना, श्रम भी लगेगा और पूंजी भी लगेगी, है ना। लेकिन इसका भी एक एवरेज होना चाहिए भाई, 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करना है तो कितना श्रम और कितनी पूंजी दोनों को मिलाएं तो 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। तो इसका एक विशेष या एक मतलब एक निश्चित संयोग होगा, है ना। तो ये तालिका उसी संयोग को दिखा रही है। इसमें हम 5 स्तर देखेंगे या 5 ऐसे संयोग देखेंगे, जैसे मैंने आप लोगों की चाय और कॉफी का संयोग बनाया था, है ना। पहला संयोग 5-5 का, दूसरा संयोग 4-6 का, तीसरा संयोग 3-7 का। इसी तरह से यहां पर 5 संयोग देखने को मिलेंगे। उन संयोगों को मैंने नाम दिया है ABCDE, ठीक है ना। ए पहला संयोग, दूसरा संयोग B, C, D और E, ये 5 संयोग है। इन पांचों संयोग में से उत्पादक किसी भी संयोग को चूज कर सकता है, उस किसी भी संयोग को लेगा तो उसे जो है 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर उत्पादक पहले ऑप्शन को चूज करता है, पहले ऑप्शन को अर्थात संयोग ए लेता है, संयोग ए में उसको 1 इकाई श्रम की लेनी होगी, 1 इकाई श्रम की लेनी होगी और 12 इकाइयां पूंजी की लेनी होगी। क्या करना होगा दोस्तों, 1 इकाई श्रम की और 12 इकाइयां पूंजी की लेनी होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन को चूज करता है, दूसरे संयोग को अगर वो चुनता है तो उसमें क्या कर रहा है, देखिए वो अगर वो उत्पादक चाहता है कि श्रम की इकाई बढ़ा, अरे उसके पास मजदूर बढ़ गए यार, तो उसने मजदूर बढ़ा दिए मतलब श्रम बढ़ गया। तो जब मजदूर बढ़ गए हैं तो फिर पूंजी कम कर दीजिए, पूंजी कम कर दीजिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मजदूर भी बढ़ा दोगे, श्रम भी बड़ा रहेगा, पूंजी बड़ी रहेगी और श्रमिक भी तुमने बढ़ा दिए तो क्या होगा, उत्पादन अब 100 क्विंटल नहीं बल्कि उससे ज्यादा होने लग जाएगा। लेकिन आपको उत्पादन एक समान चाहिए, स्थिर चाहिए, तो उसके लिए 1 इकाई को बढ़ाओगे तो दूसरी इकाई कम करनी पड़ेगी, सिंपल है ना। तो श्रम की इकाई बढ़ा रहे हो आप, एक और बढ़ा दी तो इधर पूंजी की इकाई कम हो गई। इधर देखिए श्रम बढ़ता जा रहा है और इधर श्रम बढ़ता जा रहा है और इधर पूंजी कम होती जा रही है। क्लियर है। और यहां पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्यों कम हो रही है, पूंजी की इकाई कम क्यों हो रही, गिरती क्यों जा रही, क्योंकि यहां पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर जो है लागू हो रही है, 1 इकाई बढ़ रही है, इस कारण से दूसरी इकाई को कम होना पड़ रहा है। क्लियर है। चलिए अब इसी का दोस्तों मैंने व्याख्या भी यहां पर दी हुई है ना। अब इसको एक चित्र के माध्यम से भी कि इसको चित्र में कैसे पुट करना है, तो मैं आपको यही दिखा देता हूं। देखिए अगर एग्जाम में आपसे चित्र पूछा जाता है कि एक चित्र के माध्यम से समझाइए, तो आपको सेम चित्र बनाना है जो हमने अभी तक तटस्थ वक्र, सीमांत उत्पत्ति, हास नियम वगैरह इसमें बनाते आए हैं। कलर चेंज करते हैं पहले पेन का। ओके देखिए तटस्थ वक्र जैसा ही एक वक्र बनेगा। अब इसको समझिए, मान लेते हैं कि इधर रखते हैं हम पूंजी की इकाई, ये वाली पूंजी की इकाई है y और ये है श्रम की इकाई x, ठीक है ना। या श्रम इकाइयां क्लियर है। श्रम की इकाई 1, 2, 3, 4, 5 ये ली हमने। और पूंजी की इकाई यहां से स्टार्ट करते हैं हम 12, 8, 5, 3,
तो 2। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि 12 इकाइयां पूंजी की लगानी है तो आपको श्रम की कितनी लगानी होगी? 1 इकाई लगानी होगी। उसी प्रकार से अगर पूंजी की 8 इकाइयां लगानी है, मतलब पूंजी कम करना है, तो श्रम को आपको श्रम बढ़ाना होगा, मतलब श्रम की 2 इकाइयां लगेगी। फिर पूंजी कम हो रही है तो श्रम इधर बढ़ता जा रहा है, और पूंजी कम हुई और श्रम बढ़ गया। क्लियर है? अब यहां से देखिए जरा आप, अब जो ये एक जो कर्व खींच रहा है, जो कर्व खींच रहा है इन बिंदुओं को टच करते हुए, ये बिंदु क्या है? ये समान उत्पादन वाले हैं, समान उत्पादन वाले हैं, है ना? आप इनमें से कोई से भी x और y में से इन सभी इन बिंदु क्या है? ये संयोग है, यही तो संयोग है, दो वस्तुओं का संयोग है ये, है ना? अब इन संयोगों में से किसी भी संयोग को आप एक्सेप्ट करोगे, सभी का परिणाम एक ही आएगा, उत्पादन एक समान आएगा, मतलब 100 क्विंटल गेहूं ही आएंगे, 10 कप कॉफी या चाय, मतलब 10 कप ही तैयार होंगे आपके। क्लियर है ना? तो अब देखिए यहां पर अब एक ये कहा जाता है कि ये कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की ओर क्यों झुकता है? ये कर्व जो आ रहा है ये ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है, बाएं से दाएं की ओर क्यों चलता है? कारण क्या है कि इसमें एक वस्तु की मात्रा को कम करने के कारण दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, इस कारण ये बाएं से दाएं आता है। और ऊपर से नीचे क्यों आता है? कि जब एक वस्तु की इकाइयां बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की इकाइयां कम होती है, इस कारण से ये ऊपर से नीचे आता है और अपने मूल बिंदु की ओर बढ़ता है। ये मूल बिंदु की ओर, कर्व जो है आपका मूल बिंदु की ओर बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है मूल बिंदु की ओर? क्योंकि इसमें ये तकनीकी प्रतिस्थापन की दर लागू होती है, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर लागू होती है, और जिस कारण से दूसरी इकाई घटती हुई नजर आती है ना? जैसे संतुष्टि घट रही थी ना व्यक्ति की, इकाइयां जैसे जैसे बढ़ रही थी उसका जो संतुष्टि थी वो कम होती जा रही थी। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इसकी कुछ विशेषताओं पर हम फोकस कर लेते हैं। समुत्पाद वक्र की विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर बढ़ता है, मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। क्यों होता है ना? और दूसरा है समुत्पाद वक्र का वक्र जो है, ढाल जो है, समुत्पाद वक्र जो है वो दाएं से बाएं और नीचे की ओर जाता है। इसको भी प्रत्येक उत्पादक के अनेक समुत्पाद वक्र हो सकते हैं, दो समुत्पाद वक्र परस्पर एक दूसरे के को काट नहीं सकते, और ये वगैरह वगैरह। चलिए आइए अंदर चल के ही इनको पांचों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी समझा चुका हूं, समुत्पाद वक्र जो होता है ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। क्यों होता है उन्नत दर? क्योंकि उत्पत्ति के साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की दर होती है ना, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर वो घटती हुई होती है। उत्पादन के दो साधन है, एक साधन को आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे को गिराना पड़ेगा, है ना? एक को बढ़ाओगे दूसरे को गिराना पड़ेगा, तो ये क्या है? ये तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है, और इसी कारण से ये मूल बिंदु की ओर खिसकता है, नीचे की ओर। ठीक है? जब उत्पादक एक्स अक्षांश पर, जो मैंने अभी अब चित्र बनाया था, चित्र के हिसाब से देखें तो एक अक्षांश पर प्रदर्शित श्रम की मात्रा में वृद्धि करता है, और बाह्य अक्षांश जो पूंजी की मात्रा दर्शित करती है उसमें मात्रा में कमी करना पड़ती है। तो उत्पादक जैसे जैसे श्रम की इकाइयां बढ़ाता है वैसे वैसे उसे श्रम पूंजी की इकाइयां बढ़ाता है, श्रम की इकाइयां बढ़ाता है वैसे वैसे उसे श्रम की प्रत्येक अगली इकाई के लिए पूंजी की इकाइयां कम करनी होती है या उनका त्याग करना होते हैं। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होती है, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, उसके कारण ही ये जो वक्र होता है ये मूल बिंदु की ओर अग्रसर होता है, उन्नत दर होता है। नेक्स्ट है इसमें समुत्पाद वक्र ढाल बाएं से दाएं की ओर क्यों खिसकता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। भाई एक वस्तु की मात्रा को आप एक को बढ़ा, जैसे क्या श्रम को बढ़ा रहे हो, श्रम की इकाइयां बढ़ाओगे तो पूंजी की इकाइयां कम करनी होगी, तो ग्राफ अपने आप नीचे की ओर आएगा बाएं से दाएं से चलते हुए, है ना? बाएं से दाएं फिर से बता देता हूं मैं एक बार और। भाई ये आपका चित्र है, ये आपका चित्र है, ग्राफ है यार, ये आपका ग्राफ था, ये ग्राफ है आपका, है ना? अब यहां पर देखिए ये मात्रा ये पूंजी की है और ये श्रम की है, तो ये श्रम पहले यहां था, यहां पर ये 12 थी, ये 1 था, है ना? पूंजी 12 इकाई और श्रम 1 इकाई। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? पूंजी कम कर दिया आपने, 8 कर दी, तो श्रम क्या किया आपने? बढ़ा दिया, श्रम बढ़ा दिया ना। तो क्या हुआ? देखिए ग्राफ अपने आप बाएं से दाएं की ओर खिसका और अपने आप ऊपर से नीचे की ओर आया, है ना? तो ये एप्लीकेशन लागू होती है, इसी कारण से ये बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर चलता है। नेक्स्ट है प्रत्येक उत्पादक अपने समुत्पाद वक्र मतलब प्रत्येक उत्पाद के अनेक समुत्पाद वक्र हो सकते हैं। जी हाँ, फिर से आइए इसी वक्र पर, फिर से आइए इसी वक्र पर। ये जो आप देख रहे थे, अब थोड़ा सा अजीब सा चित्र बनेगा ना, खाली आप समझते चलिए।
ये जो आपको दोस्तों बिंदु दिख रहे थे, ये सभी बिंदु क्या है, समान उत्पादन वाले, समान उत्पादन को दिखाते हैं ये बिंदु। यहां पर आपने एक कर्व खींचा, ये कर्व खींचा, तो इस कर्व में क्या होता है, देखिए ये कर्व, ये बिंदु भी क्या दिखा रहा है, एक समान उत्पादन, जैसे कि 100 kg गेहूं का उत्पादन, तो ये बिंदु भी 100 kg गेहूं का उत्पादन ही कर रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसीलिए कहा है कि इसमें एक वक्र के, मतलब एक, क्या कहा गया कि एक समोत्पाद वक्र उत्पादन के लिए एक निश्चित स्तर को प्रदर्शित करता है, निश्चित स्तर को प्रदर्शित करता है। उत्पादन के अनेक स्तरों को प्रदर्शित करने के लिए ही रेखाचित्र में अनेक समोत्पाद वक्र खींचे जा सकते हैं, अनेक समोत्पाद वक्र खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही रेखाचित्र में अनेक समोत्पाद वक्र, देखिए यहां पर खींचे जाते हैं, तब इसे समोत्पाद वक्र नहीं बल्कि समोत्पाद मानचित्र कहते हैं, क्योंकि एक उत्पादन के लिए एक वक्र होगा तो वो समोत्पाद वक्र कहलाएगा। लेकिन जब एक ही मानचित्र में जब बहुत सारे समोत्पाद वक्र डाल दिए जाए तो वो एक समोत्पाद वक्र नहीं बल्कि समोत्पाद मानचित्र कहलाता है। तो छोटा सा डिफरेंस जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करें, दो समोत्पाद वक्र परस्पर एक दूसरे को काटते नहीं है। ये आगे छूट गया है, इसको, ये छोटा नहीं है एक्चुअल में, ये इसी का अधूरा यहां पर आ चुका है, मिसप्रिंट हुआ है ना, याद रखिएगा, ये इतना है, हेडिंग ये वाली है। दो समोत्पाद वक्र परस्पर एक दूसरे को नहीं काटते। वही एक समोत्पाद वक्र यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, बताइए कैसे काटेंगे? एक दूसरा बिंदु किसी काट नहीं सकते ना, क्योंकि सबकी मात्रा अलग अलग होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि ऊंचा वक्र अधिक उत्पादन को दिखाता है, ये वाला वक्र अधिक उत्पादन को दिखाता है, और नीचे वाला वक्र, ये वाला वक्र लेंगे तो ये कम उत्पादन को दिखाएंगे। तो किसी भी स्थिति में दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते, और ऐसा होना असंभव है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समोत्पाद वक्रों का परस्पर समानांतर होना जरूरी नहीं है, भाई दो वक्र एक समान हो ये जरूरी नहीं है, उत्पादन समान हो जाएगा। तो साधनों की स्थानापन्न की दर की आवश्यकता के रूप में समानता। अब देखिए, मान लेते हैं हमने चाय और कॉफी का एग्जांपल लिया, तो अपने फर्स्ट से बोला कि 10-10 कॉपी बना, 10-10 कप तैयार करना है, तो आपको शुगर उतनी ही लगने वाली है ना, मिल्क उतना ही लगने वाला है। लेकिन एक तरफ हम बात करते हैं कि आप एक काम कीजिए कि उसमें से कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जो ग्रीन टी पसंद करते हैं। अब क्या करेंगे? अब मुसीबत में आ गए, क्योंकि अब आपको शुगर की जरूरत नहीं है, अब आपको मिल्क की जरूरत नहीं है। अब जितने स्टूडेंट चाय पियेंगे उन चाय के लिए तो शुगर और मिल्क की आवश्यकता अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ग्रीन टी वालों के लिए आपको अन्य वस्तुओं की इस्तेमाल, उनकी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, स्थानापन्न की जो दर थी वो कम ज्यादा हो रही है। चाय और कॉफी में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस था, वहां पर स्थानापन्न की आवश्यकता की दर कम थी, लेकिन अब ग्रीन टी और चाय के बीच में अब काफी डिफरेंस आ चुका है। तो अब यहां पर स्थानापन्न की जो दर है अब उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए समानांतर होना जरूरी नहीं है, पांचों स्तर, पांचों सहयोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्पादन सभी का एक समान होगा, क्लियर है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन में आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं, लागत एवं आगम की अवधारणाएं पढ़ेंगे, इसमें कुल, सीमांत और औसत को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, थैंक यू सो